आप सबका स्वागत कर रहा हूं। अपने मध्य में जिन महानुभाव का परिचय प्राप्त करना है, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, ऐसे आदरणीय देशराज जी शर्मा जी के प्रस्ताव परिचय एवं प्रस्ताविकी के लिए डॉक्टर अजय शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा, जो कि अपने इस प्रांत के शैक्षिक प्रशिक्षण संयोजक भी हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आदरणीय देशराज जी भाई साहब का परिचय एवं प्रस्ताविकी प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी। धन्यवाद शशांक जी। सर्वप्रथम आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम। साथ ही साथ अपने मान्यवर क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर जी, श्रीमान हरिशंकर जी, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश निरीक्षक, प्रदेश मंत्री और विभिन्न अपनी 5 समितियों में से अध्यक्ष और प्रबंधक मंत्री, सभी को सादर प्रणाम। इस ऑनलाइन बैठक में उद्बोधन कार्यक्रम में विद्यालय स्तर की बड़ी टीम, जिन पर सारी जिम्मेदारी होती है, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और प्रधानाचार्य, ये सब के लिए आह्वान था। अधिकतम एक विद्यालय से 6 और कम जितने उनके यहाँ पदाधिकारी हों वो इसमें जुड़े हैं। सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि शशांक जी ने कहा है, हम कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक उत्तर प्रदेश में और ब्रज प्रदेश में एबनॉर्मल मौसम सा रहता है, बहुत ठंड रहती है, कम कपाने वाली। आज भी बहुत टेम्परेचर डाउन है। तो हम इस महीने में ऑनलाइन उद्बोधन के कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न ऐसे विषय जो हमारे लिए उपयोगी हों। इस सत्र का ये अंतिम कार्यक्रम है। इससे पूर्व डॉक्टर हरीश जी जो कोटा में रहते हैं, देश के बड़े काउंसलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ा अनुभव है हर चीज का। उन्होंने प्रबंधक और प्रधानाचार्य अपने प्रदेश के जुड़े थे। 2 दिन 2 उनकी वर्कशॉप उनके मार्गदर्शन में हुई थी, जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस और दूसरा विद्यालय घटकों का परस्पर समन्वय और छात्रों के प्रति मातृपद भूमिका, ये 2 विषय उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ लिए थे। तीसरे डॉक्टर अनूप गुप्ता, जो वाइस चांसलर हैं जीएलए विश्वविद्यालय के, उसमें उनके ग्रुप में प्रधानाचार्य और विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जुड़े थे, जिसमें जिज्ञासा संस्कृति का विकास एवं उसका उपयुक्त समाधान एवं विद्यालय आने में बच्चे खुशी कैसा महसूस करें, ये दोनों विषय उन्होंने एकेडमिक बेस बनाकर उन्होंने लिए थे। आज का विषय प्रबंधन को समर्पित है, क्योंकि विद्यालय का संचालन जैसा प्रबंधन वैसा उसका संचालन। और जैसा मैंने कहा कि कौन कौन इस ग्रुप में जुड़े हैं, इसका विषय प्रबंधन दायित्व बोध और परस्पर कार्य विभाजन, यानी कार्य का विकेंद्रीकरण, वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन, ये विषय
ये विषय जो लेंगे, बहुत अनुभवी विद्या भारती की ओर से हमारे मार्गदर्शक मान्यवर देशराज जी, आप तलवाड़ा में प्रधानाचार्य थे। मेरा ये सौभाग्य है, मुझे भी उनके साथ शुरू में पंजाब में रहने का मौका मिला है। बाद में प्रांत मंत्री और उत्तर क्षेत्र के मंत्री रहे और वर्तमान में विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सारे शैक्षिक ट्रिप्स आपके अनुभव में है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो बिना कहिए बोलते हों। उनके तलवाड़ा स्कूल को मैंने देखा है कि किस प्रकार जल का नियोजन उन्होंने किया था। जगह जगह उदाहरण दिए जा सकते हैं उनकी कृतियों के। इस समय वो सब देने का समय नहीं है, क्योंकि वो विभूति मैं उनका आभारी हूं ब्रज प्रदेश की ओर से हमारे मध्य में है। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा सभी के और उनके बीच में मैं बाधा बनूं। श्री शशांक जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब। और हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं औपचारिक रूप से डॉक्टर अजय जी भाई साहब की प्रस्तावित की कि आह्वान के साथ साथ मैं आग्रह करूंगा अपने मध्य में अखिल भारतीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान मान्यवर देशराज जी भाई साहब से आपका प्रबोधन हम सब प्रधानाचार्यों और हमारी प्रबंध समिति को बहुविध लाभ प्रदान करेगा और विद्यालय के उत्कर्ष में बहुत महती भूमिका निर्वहन करेगा। आदरणीय देशराज जी भाई साहब, अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती। सर्वप्रथम मैं विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये दिसंबर मास और जनवरी तक अनेकों विषयों को लेकर संवाद आयोजित किया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू जी, अपने ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री हरिशंकर जी और प्रशिक्षण की दृष्टि से सारे कार्यक्रमों का आयोजन और निर्देशन करने के लिए अपने मित्र अजय जी, सभी प्रबंध समितियों के पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, बंधु और भगिनी, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर संवाद रखा है। लगता तो ये था कि कुछ अनुभव आप साझा करते और उसके उपरांत जो कुछ बचता यदि तो मैं आपके सामने रखता, लेकिन जैसे हम सब ने योजना की है, मैं उसी अनुशासन में रहकर अपनी बात आपके सम्मुख रखता हूं। किसी भी विद्यालय की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य वहां के विद्यालय का एक दर्पण होता है और उस दर्पण के माध्यम से विद्यालय क्या है ऐसा वहां के प्रधानाचार्य, वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, कोषाध्यक्ष को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। उसको देखकर उसके कार्य के दर्शन से और उसके संवाद से और उसके जीवन के व्यवहार से ऐसी बातें सीधी विद्यालय को प्रदर्शित करती हैं। मैं
विश्वास पूर्वक कह भी सकता हूं कि विद्या भारती के सभी कार्यकर्ता अपनी उसी भूमिका के अंदर रहकर अपने इस क्षेत्र के विद्यालयों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि हम जब प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, प्रायः यह विचार गठन करने वालों के सामने भी और दायित्व लेने वालों के सामने भी खड़ा होता है कि इस दायित्व के निर्वहन पर मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। कुछ प्रांत ने रूपरेखा निर्देश बनाए होते हैं, कुछ व्यक्ति स्थानीय अनुभवों के आधार पर उसमें नया जोड़ता है और कुल मिलाकर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अपने को करना क्या है। जब हम ऐसा विचार करते हैं तो मुझे लगता किसी भी प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य जो प्रबंध समिति का ही भाग है, उसका सर्वप्रथम कार्य जो बनता है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नीतिगत निर्णयों का निर्माण करना और निर्णय लेना और निर्णयों को क्रियान्वयन करवाना। यदि यह भूमिका प्रबंध समिति में नहीं है तो उसका प्रमुख उद्देश्य उसको समझना पड़ेगा और उसी अनुसार कार्य योजना को लागू करना होता है। दूसरा बहुत बड़ी बात है वह है कि विद्या भारती, हम सब जानते हैं कि एक इतना बड़ा संस्थान है कि जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नवाचारों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से और प्रभावों के माध्यम से उसने एक लंबी 75 जो वर्ष पूरे होने वाले हैं 2027 में, इस लंबी यात्रा के दौरान ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, यानी एक किस्म के एक आदर्श स्थापित किए हैं जो शिक्षा जगत को प्रभावित करते हैं। विद्या भारती के उन सभी प्रयोगों को समझना और अपने विद्यालय के अंदर लागू करना, यह भी स्थानीय प्रबंध समिति का बहुत बड़ा कर्तव्य है। दूसरा जो आज के विषय के अंदर ही जोड़ा है और वह है वित्तीय पारदर्शिता, वित्त आर्थिक पारदर्शिता और उस पारदर्शिता के साथ यानी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम समाज के प्रति जवाबदेह हैं तो आर्थिक व्यवस्था को इस ढंग से बनाना कि हम उसको सार्वजनिक क्षेत्र में सभी के सामने रख सकें। केवल अपने 10 लोगों की बैठक में ही बात करने का विषय नहीं है। इतनी फूल प्रूफ, इतनी ट्रांसपेरेंसी और इस ढंग से इस कार्य को करते समय ये प्रबंध समिति का आगे प्रमुख कार्य है। इसी के साथ में यदि हम ये जोड़ेंगे कि आखिर ये दोनों बातें, शिक्षा पूर्व, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए नीति निर्धारण करना, उसका क्रियान्वयन करना, आर्थिक पारदर्शिता नियोजन करना और उसके लिए जवाबदेही के लिए तैयार रहना, इसके साथ साथ जितने भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए संसाधन हैं उन सारे संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाना जो शिक्षा में सहायक है और उपलब्ध कराने के साथ उनका 100% उपयोग करना, ये भी प्रबंध तंत्र का उद्देश्यों के अंदर, कर्तव्यों के अंदर बात आती है। और आखिरी बात, यदि प्रबंध समिति की भूमिका के अंदर जोड़नी हो तो विद्या भारती का वह लक्ष्य है जिसने शिक्षा का मॉडल देने के लिए समाज आधारित व्यवस्था की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसको कम्युनिटी इंगेजमेंट कहा है, सामुदायिक भागीदारी कहा है, विद्या भारती ने प्रारंभ काल से ही कुछ व्यक्तियों के हाथों से शिक्षा नहीं होगी, समाज आधारित शिक्षा का प्रयोग होगा,
तो वो समाज आधारित व्यवस्था को अपने स्थान पर बनाना, ये भी प्रबंध समिति के गठन का उद्देश्य रहता है। विद्या भारती का क्षेत्र, विद्या भारती का प्रांत और अपने जितने भी ट्रस्ट हैं वो इन उद्देश्यों के अनुकूल चलें, इस सारे की व्यवस्था विद्या भारती ने अखिल भारतीय स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक एक संरचना करके की है, एक स्ट्रक्चर तय किया है। और वह स्ट्रक्चर है विद्यालय, जिला या विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय। तो विद्या भारती के प्रबंध समिति के गठन का यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्या भारती के अखिल भारतीय निर्णयों को विद्यालयों में लागू करना और विद्यालय स्तर के प्रयोगों और नवाचारों का उदाहरण अखिल भारतीय स्तर तक भेजना, इसके लिए क्षेत्र कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है, प्रांत उसको संचालित करता है। फिर जहां ये प्रशासनिक रूप में व्यवस्थाएं हैं सरकारी तंत्र में, विद्या भारती के विचार में इसे विद्या भारती का एक परिवार बनता है। तो कुल मिलाकर इस परिवार की भूमिका के अंदर प्रबंध समिति के कार्य जो हैं, इन कार्यों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं और भागों में बांटते बांटते इन कार्यों का विभाजन कैसे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि शिक्षा जहां एक संस्कारप्रद चेतना का निर्माण करती है, वहीं शिक्षा कहती है मैं आदर्श मांगती हूं। हमारा पदाधिकारी क्या कर रहा है, उसका सीधा संदेश विद्यालय के आचार्य परिवार पर जाता है, विद्यार्थी परिवार पर जाता है। उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसका सीधा प्रभाव, ये साइलेंट इफेक्ट होते हैं जो बोलते नहीं हैं, जो दिखते भी नहीं है, लेकिन एक कोने में वो धीरे 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 घर करते जाते हैं। इसलिए प्रबंध समिति के दायित्व बोध के अंदर आदर्श निर्माण करना भी है, अपने उदाहरण से सभी के सामने उनके लिए एक सीखने और सिखाने की व्यवस्था बनाने का काम भी प्रबंध समिति का है। तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो इस प्रबंध समिति के दायित्व को कार्य विभाजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो विद्या भारती का उद्देश्य है वह है सबसे पहले संस्कारप्रद शिक्षा प्रदान करना। अब जितने भी कार्य हैं प्रबंध समिति के अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं और सीबीएसई और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अनुसार, उन नियमों के अनुसार 17 से 21 लोगों की जो जो भी व्यवस्था है उसके अंदर एक क्राइटेरिया बना है प्रबंध समिति में कौन कौन सदस्य होना चाहिए। प्रबंध समिति के निर्माण करने के लिए यदि प्रांत हमारा गठन करता है तो प्रांत को गठन करने से पहले मुझे लगता है वो कौन कौन से कार्यकर्ता या व्यक्ति चाहिए, ऐसी एक सूची का निर्माण करना स्थानीय आधार पर आवश्यक बनता है। ये सूची बनाने का काम भी प्रबंध समिति का है। माना आपने 25, 30, 35 लोगों की एक सूची बनाई और प्रांत ने उसका अवलोकन किया और अवलोकन के बाद वो 15 लोगों की, वो 20 लोगों की एक प्रबंध समिति गठित कर दी। लेकिन सूची के लिए कार्यकर्ता और किस किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, ऐसा विचार उस नॉर्म्स के अनुसार करना जो नॉर्म सीबीएसई कहता है या प्रांत का शिक्षा बोर्ड कहता है, क्योंकि हमारे विद्यालय की मान्यता उस बोर्ड से है। इसलिए नियमों की अनुपालना करना ये हमारा कर्तव्य है। तो जब हम शैक्षिक यानी कि कितनी उपसमितियां हम बना सकते हैं कार्य को बांटकर, तो पहले है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। अब प्रबंध समिति में जो सदस्य शिक्षाविद सदस्य है उसको ये दायित्व देना चाहिए और वो दायित्व वो वहां के प्रधानाचार्य आचार्यों का एक मेंटर के रूप में काम करे। वो आदेश देने वाला अधिकारी ना बने,
वो एक मेंटर बने। कहां कहां उसको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए वो साधुवाद और आशीर्वाद और शाबाश दे, प्रोत्साहित करे। क्योंकि शिक्षा तब चलती है जब प्रोत्साहन बढ़ते हैं, जब सकारात्मकता आती है, जब एक आनंद पूर्वक वातावरण का निर्माण होता है, तब शिक्षा प्रारंभ होती है। शिक्षा कहती है मैं डर से पीछे हट जाती हूं। जहां कठोर अनुशासन का डर है, जहां नियमों के डर से काम है, वहां शिक्षा लुप्त हो जाती है। लेकिन व्यक्ति परीक्षा पास करने वाले बनते जाते हैं, अंक अच्छे ले आते हैं। जीवन कैसा बनेगा इसका विचार प्रबंध समिति को करना होता है। इसलिए वो शिक्षावाद सदस्य, वो मार्गदर्शक होगा, उसके अंदर 4-5 लोगों की, अन्य लोगों की वो समिति बनाएगा और प्रधानाचार्य के साथ बैठकर जब योजना बनेगी, उस योजना को एक दिशा देगा, उनको सहयोग देगा और सहयोगी की भूमिका में रहकर यह शैक्षिक उप समिति कार्य करेगी। अब कार्य कैसा होगा, कब होगा? अगर हम कक्षाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं, निरीक्षण अपनी पद्धति नहीं है, इवन देन मूल्यांकन भी नहीं है, हम आकलन कर सकते हैं, हम एक अंदाज लगा सकते हैं। उस अंदाज लगाने का पोर्टफोलियो तैयार करना, प्रधानाचार्य द्वारा या आचार्य द्वारा तैयार पोर्टफोलियो पर विचार करना, और वह भूमिका इस उप समिति के अंदर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि हम शैक्षिक इकाई होने के नाते अपने को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए करना है। और प्रबंध समिति का सभी सदस्य शिक्षा का काम नहीं देखेंगे, केवल शिक्षाविद सदस्य के, और वो शिक्षाविद सदस्य अपनी प्रबंध समिति में चर्चा कर सकता है, आचार्य परिवार के साथ मिल सकता है। मिलने की भी उसका एक कैलेंडर निर्धारित होना चाहिए, छापा मारी नहीं होनी चाहिए कि मैं गया अब छापा मारूं, ये करूं। अच्छा, कभी कभी अचानक जाना, वह भी अतिथि के रूप में, और अचानक जाने से कुछ बातें ध्यान में आती हैं, लेकिन एक मर्यादा के अंदर, एक सीमा के अंदर, और प्रधानाचार्य और आचार्य के साथ चलकर उसको किनारे करके यदि हम शिक्षा का ढांचा खड़ा करेंगे, तो वो उप समिति, वो कार्य विभाजन, शिक्षा का कार्य दिया गया, वो डबल स्टैंडर्ड, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर देगी। तो रिजल्ट आने के बजाय रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे डू एंड डोंट्स बनाना, ये भी प्रबंध समिति का कार्य है। क्या करना क्या नहीं करना, ये बड़ा सीधा होना चाहिए। लेकिन कार्य विभाजन से पहले मैं थोड़ा सा और एक सब पीछे हटता हूं। एक और काम प्रबंध समिति का है, वह है उसका विजन और मिशन। क्या प्रबंध समिति ने अपने विद्यालय का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है? 15 वर्ष का डॉक्यूमेंट तैयार है उसके पास, मास्टर प्लान है उसके पास, और 15 वर्ष के विजन डॉक्यूमेंट में प्रबंध समिति में ऐसे सदस्य हैं। 15 वर्ष का भारत कैसा होगा, 15 वर्ष के बाद व्यवस्थाएं कैसी होंगी, अपने विद्यालय में आज वहां से तैयारी प्रारंभ करना। तो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये भी प्रबंध समिति का कार्य है। तो इस मिशन और विजन के डॉक्यूमेंट को तैयार करके फिर जो मैंने कहा कार्य का विभाजन करना, उस दृष्टि से विद्या भारती के लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तो ये एक शैक्षिक उप समिति थी। दूसरी है शैक्षिक के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वो हमारा एक प्रशिक्षण का विभाग है। प्रबंध समिति में SCERT डाइट में या बहुत अनुभव लिए शिक्षा के अंदर ऐसा कार्य करता है जो अभिभावकों का, बच्चों का, आपने काउंसलिंग की बात की कि कल और परसों एक बड़े विख्यात काउंसिल के माध्यम से ये बातें आई होंगी। तो क्या प्रबंध समिति में मेरे बालकों को कहां तक जाना है, तो उसकी मेंटरिंग के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए, आचार्यों को आगे बढ़ना है तो उसकी मेंटरिंग के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए, वो केवल मेंटरिंग की व्यवस्था करता है। उसको प्रशिक्षण बोल लो, उसको मेंटरिंग बोल लो, या उसको एक पिता की भूमिका के अंदर
इस दृष्टि से सोच लो, ऐसा प्रबंध समिति का माननीय सदस्य इस भूमिका में एक रहेगा तो वह भी कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। तो इसकी एक उप समिति बनाई जा सकती है। 2-3 लोगों का विचार, 1-2 बाहर से लिए जा सकते हैं, वो सलाहकार के रूप में लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रबंध समिति से कम एक सदस्य इस कार्य को देखेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात है काम में, वह है कि जब हम आर्थिक व्यवस्था करना, अब आर्थिक व्यवस्था क्या करना, आर्थिक व्यवस्था का माहिर ऐसा एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो जिसको सही मायनों में आर्थिक नियोजन करना आता है। विद्यालय का बजट बनेगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा। अब कहां से आएगा तो उसके स्रोत बनाना पड़ेंगे उसको। दुर्भाग्य से आज अपने को यह विचार करना पड़ेगा कि हमारी प्रबंध समितियों में इस आर्थिक व्यवस्था को करने वाले कितने कार्यकर्ता हैं। अगर आप प्रारंभ के कार्यकर्ताओं को देखेंगे, आज अपने ढंग से काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फीस और फंड्स के ऊपर ही निर्भर हो गए। अगर विद्यालय बच्चों द्वारा एकत्रित फीस और फंड पर चलेगा तो संस्कार शून्य बन जाता है। वहां संस्कार नाम की चीज नहीं रहेगी। बच्चा कहता है मैं पैसे देता हूं, आप मुझे पढ़ाते हो, आपका क्या लेना देना है। क्या प्रबंध समिति का वह कार्यकर्ता जो आर्थिक कार्यों को देखेंगे, अपने साथ बाहर के विशेषज्ञों की क्या टीम बना सकते हैं, और पूरे वर्ष में कि मेरा ये विद्यालय है तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन चाहिए, इसके लिए आचार्य दीदियों को, प्रधानाचार्यों को मानधन के लिए पैसा चाहिए। आज समाज की आवश्यकता क्या है, कितना होना चाहिए, कुसमय के लिए कितना बचाना चाहिए, और हमारे आचार्यों की, हमारे प्रधानाचार्य की सोशल सिक्योरिटी हो, उसके सेवानिवृत्त के बाद भी उसका जीवन चल सके ठीक, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। क्या ऐसा संपूर्ण विचार करने वाला प्रबंध समिति के आर्थिक विषयों को देखने वाले कार्यकर्ता को कार्य देना और उस कार्य के आधार पर धन कहां से आएगा, ऐसे स्रोत की जानकारी रखना, उसके आधार पर बजट बनाना, और ये निश्चित करना होगा कि जो बजट में तय है वो ही होगा। अगर अलग आया तो सप्लीमेंट्री बजट बनाएंगे, बजट कुछ और है और खर्च कहीं और ढंग से हो रहा है, मुझे लगता ये किसी भी संस्थान के लिए उचित नहीं हो सकता। इसलिए बजट को बड़ा सोच समझ कर बनाना, 4 महीने 5 महीने लगाकर बनाना, तरह तरह के स्टेक होल्डर से चर्चा करना, उनकी जरूरतों को, समस्याओं को समझना, उसके अनुसार अर्थ होगा। हमारी अपनी मर्जी के अनुसार अर्थ नहीं है। आवश्यकता क्या है, भविष्य की आवश्यकता क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है, इस तरह से अर्थ का संकलन करना, उसको हम बजट में स्थान देंगे। और फिर खर्च कहां करना, खर्च क्यों करना, खर्च कैसे करना, इसका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बजट के अंदर कॉपी पर, और इस वर्ष आएगा क्या क्या, खरीदने वाली चीजें तो सप्लीमेंट्री शीट लगाकर बजट के साथ ये खर्च करेंगे। इस बार 10 कंप्यूटर खरीदने हैं तो 10 कंप्यूटर, उसका अनुमान इतना, वो सप्लीमेंट्री सीट लगी है। ये सारी रिक्वायरमेंट को समझते हुए जब हम बजट बनाते हैं, फिर खर्च करने का कहां खर्च करना, कितना खर्च करना, किस पर खर्च करना, क्यों खर्च करना, जब ये स्वभाव आएगा तो उसके खर्च करने की विधि का निर्माण करना। पहली विधि बजट के अनुसार खर्च करना। दूसरा, अंग्रेजी में 3 शब्द बल्कि 4 शब्द अगर हम ले लें तो प्रत्येक खर्च के साथ वो 4 शब्दों का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, एक प्रारूप चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए
कि जरूरत क्या है। माना क्लासरूम के अंदर 4 पंखे लगाने हैं, माना मैं उदाहरण दे रहा हूं छोटी सी बात का, तो वहां का क्लास इंचार्ज एक एप्लीकेशन देगा कि इस कक्षा के अंदर चारों पंखे खराब हैं या नेल आना पड़ेंगे, तो वो नेल आए जाए। ऑफिस का सुपरडेंट उसकी एक प्रपोजल बनाएगा, पहला एप्लीकेशन, दूसरा प्रपोजल बनाएगा। प्रपोजल बनाएगा कि पंखों की जरूरत क्या है जो उसने डिमांड की, हवा चाहिए, बच्चों को सुविधा चाहिए, वो पिछले खराब हो गए, क्या उसका उपयोग किया, वो सारी प्रपोजल के अंदर लिखेगा, इसलिए ये आवश्यक है। अब प्रपोजल जब बन जाती है तो प्रपोजल के बाद अंग्रेजी का तीसरा शब्द आएगा, इस प्रपोजल की अप्रूवल किसने की, हु इज द अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल, अथॉरिटी कौन है, तो फिर अप्रूवल या रिकमेंडेशन कौन कर रहा है। तो जो आर्थिक सलाहकार और प्रबंध समिति का सदस्य है वो प्रबंधक हो सकता है, वो कोषाध्यक्ष हो सकता है, आपकी प्रबंध समिति ने जिसको दायित्व दिया है, तो उसको जब वो अप्रूवल हो जाएगा नोट, तो फिर लास्ट में आएगा उसको सैंक्शन करना, हु इज द सैंक्शन अथॉरिटी, जो चेक साइन करेगा, और उसको ही करना पड़ेगा कि मैंने पास कर दिया। तो सैंक्शन अथॉरिटी कौन है, उस कागज पर, पेपर पर सैंक्शन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी कि सैंक्शन तो कर दिए, हमने कर दिए 10,000 रुपया, अब 10,000 को खर्च करने की एक प्रक्रिया है, तो प्रबंध समिति में उस प्रक्रिया के लिए अगली समिति बनाना पड़ेगी जिसको कहते हैं क्रय समिति, परचेज कमेटी। तो वो परचेज कमेटी उस सारे साधनों को खरीदने के लिए जाएगी, उसकी कोटेशन लेगी, कोटेशन लेगी तो बाजार में जाएगी, मार्केट में जाएगी, 5, 7, 8 लोगों से, अलग अलग कंपनियों से बात करेगी और फिर नोट बनाएगी कि हमने अगर कोटेशन लाई है तो उसको कंपैरेटिव चार्ट बनाना और लोएस्ट कोटेशन वाले को से सामान लेना। अगर कोटेशन नहीं ली, हमने मार्केट में जाकर देखा, तो मार्केट में जाकर देखा तो कमेटी अपना नोट देगी कि ऐसे 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 करके हम गए और इतने लोगों से मिले, इस कंपनी का और इस डीलर के रेट सबसे अच्छे पाएंगे और सामान की क्वालिटी भी अच्छी पाएगी, उसको हमने खरीद लिया। तो परचेज कमेटी खरीद कर लाती है। अब उसको एंटर किसने किया, वो आया भी या गेट के अंदर की नहीं आया, ये कौन देखता है। तो उसकी एक रिसीप्ट होती है, तो उसको फिर रिसीव करना, वो रिसीव का रजिस्टर लगाया है, वो रिसीव की फाइल लगाई है, और रिसीव करने के बाद जब पेमेंट करने से पहले या सामान जैसे एंटर कर गया तो उसको स्टॉक रजिस्टर पर एंट्री करनी, तो उस बिल और वाउचर पर लिखना होगा एंटर्ड इन पेज नंबर दिस एंड स्टॉक रजिस्टर। और उसके बाद जिसको जाना था अब उस इंचार्ज को इशू कर दिया। मेरा भाव इतना है एक उदाहरण से कि हमारी एक आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया है क्या, तो प्रबंध समिति के दायित्व में इस पारदर्शिता को बनाते हुए और इस काम को आगे बढ़ाते हुए इस ढंग से काम करना और इस ढंग से आर्थिक नियोजन करना, बजट के अनुसार करना, एक एक नए पैसे को इस ढंग से उपयोग करना और मितव्ययता उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। कार्य लटकना नहीं चाहिए, डिले टैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन डिले टैक्ट भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मितव्ययता के साथ। और फिर जब ये सारा होता है तो उसके उपरांत भी अब प्रबंध समिति का रोल क्या है, ये जो खर्च हुआ बजट के अनुसार क्या उसको रेजुलेशन में हमने अप्रूव कर दिया। तो जब प्रबंध समिति की बैठक होती है तो उसके रेजुलेशन रजिस्टर के अंदर, कार्यवाही पंजिका के अंदर इसको बीच में उसको डालना और उसको पारित करना, ऐसा एक प्रोसेस। ये मैंने छोटा सा उदाहरण, मुझे मैं केवल कहने के लिए कह रहा हूं, मुझे पता है कि आप इससे अच्छा करते होंगे, लेकिन एक उदाहरण के रूप में इस तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, हम सबको कोई भी कार्य करता है तो इस हाथ से इस हाथ में भी अगर पैसा गया तो गिनकर जाना चाहिए, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे अकाउंट के जानकार बोलते हैं।
दूसरा, हमें किसी भी कागज की सफाई ना देना पड़े, बोलना ना पड़े, इट सेल्फ पेपर जो है वो बात करे। तो जब ये प्रोसेस होगा तो डॉक्यूमेंट बोलेगा, व्यक्ति नहीं बोलता है। तो मुझे लगता वित्तीय साधन के अंदर आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से इसकी एक समिति है, और इस उप समिति के आगे एक समिति है, वो समिति हुई क्रय समिति, परचेज कमेटी। इसी तरह से प्रबंध समिति के अंदर एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता या दो कार्यकर्ता, हमारे यहाँ निर्माण का कार्य चलता रहता है, रेनोवेशन चलती रहती है, नया निर्माण होता रहता है, कंस्ट्रक्शन रहती है। तो एक सिविल काम का जानकार यानी कि इंजीनियर क्या हमारी प्रबंध समिति में है? उसने प्रत्येक काम को, उसका काम है कि जितना भी बिल्डिंग का रख रखाव है तो वो उसकी निगरानी में चले, कब क्या जरूरत है, कैसा है निर्माण, कैसा है, इसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ से क्या है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता तो प्रबंध समिति के कार्य में फिर एक निर्माण समिति, हम एक एक कार्यकर्ता दे सकते हैं एक एक काम को, वो अपने साथ दो दो तीन तीन लोगों की अभिभावकों में से, दूसरे लोगों में से कितनों को जोड़ सकता है, उससे सामुदायिक भागीदारी भी बनेगी, कार्य भी अच्छा होगा, समुदाय से भी जुड़ेगा, लोगों की नजर में भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, लोग भी, समाज भी देखेगा, और इस तरह से कार्य करते हुए ऐसी एक उप समिति का निर्माण करना। इसी तरह से एक और बड़ी महत्वपूर्ण समिति हमारी वो है नियम, उपनियम और कानून उप समिति। शिक्षा के अंदर एक कार्यकर्ता जिसको कानूनों की जानकारी है, नियमों की जानकारी है, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन कोड उसको जानकारी है, बोर्ड के सारे रूल्स का पता है, प्रशासन के नियमों का पता है, जिला शिक्षा अधिकारी के डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियमों की जानकारी है, और फिर प्रशासन के नियमों की जानकारी है। एसडीएम का ऑफिस क्या कहता है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस क्या कहता है, चाइल्ड के क्या क्या लॉ हैं, सिक्योरिटी और सुरक्षा के क्या नियम हैं, इन सारे नियमों और उपनियमों की जानकारी रखने वाला एक कार्यकर्ता और एक ऐसी उपसमिति बननी चाहिए। उसको और कोई काम नहीं करना, केवल ये सारे के सारे कानूनों और नियमों की पालना ठीक हो। आज का युग बदल गया है, एक समय फाइल वर्क होता था, फाइल जाकर व्यक्ति जाता था, मानवीय व्यवहार पर, आपसी संबंधों के आधार पर कार्य को निकाल लेता था, फाइल में कागज दबा रहता था, निकल आता था, दोबारा जुड़ जाता था। आज युग बदल गया। आज के युग के अंदर, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल का युग आ गया। आज किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं वहां से एक वीडियो बनाकर भेज दो, वो कहते हैं आप मेल में अपना लेटर भेज दीजिए, इसलिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल इरा के अंदर हम कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते, अपनी कमियों को अपने को पूरा करना ही होगा, और आने वाले समय में ये दिशा और आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे विकसित भारत का सपना साकार होगा, ऐसे कर्तव्य बोध होगा, समाज जब अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर देगा, तब ये बातें नहीं चलेगी। इसलिए प्रबंध समिति का एक सदस्य इसी कार्य को देखने वाला चाहिए, ताकि वो समय रहते अपनी उन न्यूनताओं को पूरा कर सके, और दूसरे हिस्से में उनकी जानकारी सभी के सामने रख सके। प्रबंध समिति के भी सभी सदस्यों को उसका अध्ययन इस दृष्टि से चाहिए। तो ये एक प्रबंध समिति के कार्य विभाजन में एक उप समिति बनती है। फिर अगली जो उप समिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो विद्या भारती का भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी महत्वपूर्ण भाग है, वो है सामुदायिक सहभागिता समिति। उदाहरण के लिए एक कार्यकर्ता ऐसा है हमारे विद्यालय के अंदर, ये जो अलग अलग विषय हैं, माना संगीत का विषय का व्यक्ति नहीं, तो क्या कोई संगीत का जानकार समाज से आप 2 घंटे हमारे विद्यालय में लगाइए, 1 घंटे में हमारे आचार्यों को प्रशिक्षण दे दीजिए, वंदना का अभ्यास करवा दीजिए,
ऐसे कितने लोग निकलेंगे। भिन्न भिन्न ये जो कौशल विकास की बात आ रही है, अब कौशल विकास के लिए अनेकों कौशल हैं। अब उन कौशलों को पूरा करने के लिए विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, तो कहां से आएंगे। एनईपी ने भी कहा है सेवानिवृत्त लोग, विशेषज्ञ लोग, उनको सूचीबद्ध करना, उनका सहयोग लेना। तो एक कार्यकर्ता केवल समाज के ऐसे लोगों को, और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हमने एक सप्ताह के अंदर 2 लोग अपनी वंदना सभा में बुला लिए, दीप प्रज्वलन करा लिया, वंदना में बैठा दिए और उनकी विशेषज्ञता को जान लिया, तो 1 महीने के अंदर भी 8 लोग होंगे। 1 वर्ष के अंदर 100 कार्यकर्ता मिल जाएंगे। 100 में से अगर 50 भी कार्य करेंगे, 25 भी करेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या प्रबंध समिति अपने कार्य विभाजन में इस भूमिका के अंदर रहती है? बड़ा महत्वपूर्ण विषय। ये केवल विद्या भारती ने तो प्रारंभ से समाज आधारित व्यवस्था की बात की, लेकिन आज एनईपी भी वही बात कह रही है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस तरह का कार्य करना और कार्य देना। एक उपसमिति अपने को बनाना पड़ेगी प्रबंध समिति के कार्यों में। वो है, हमारा देश आध्यात्मिक देश है, हमारा शिक्षा का आधार आध्यात्मिकता है, हमारे प्रत्येक कार्य का आधार आध्यात्मिकता है। तो क्या अपने विद्यालय के वायु परिसर के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण है? वो कैसे होगा? जिनको हम एथिक्स की बात करते हैं, जिनमें हम पॉजिटिवनेस की बात करते हैं, तो एक कार्यकर्ता इस ढंग से ही विचार करेगा। उसकी सज्जा कैसे होगी? सात्विक सज्जा होगी। विद्यालय का अनुकरण कैसा होगा? आध्यात्मवादी लोगों का प्रवचन करवाएंगे। किस तरह के व्यक्तियों को आना चाहिए? वार्षिक उत्सव होगा तो कार्यक्रमों में कैसे व्यक्तियों को बुलाना, किस अतिथि को कैसे बुलाना, तो वो केवल इसी विचार पर करेगा। और हमारा जो अध्यात्म का आधार है वो स्थायी रहे, वो बना रहे, उसके आधार पर हमारा सारा शिक्षा का ढांचा खड़ा हो। तो भारत जिसकी मांग करता है, भारत को जिसकी आवश्यकता है, और जिसका हम विद्या भारती ने, जिसका एक किस्म के आम लोगों की भाषा में जो विरोधी लोग भी बोलते हैं कि वो ठेका हमने लिया है, आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना। इसलिए हम उस संस्कृति के, उस अध्यात्म के पुजारी हैं। वह संस्कृति, वह अध्यात्म हमारी वेशभूषा में, हमारे बोलचाल में, हमारे कृति में कहां कहां नजर आएगी, सज्जा में, व्यवहार में, वह सारी प्रकट हो। तो इस पर विचार करने वाला कार्यकर्ता अपने को चाहिए। इस ढंग से अपने को विचार करने की जरूरत है। फिर कुछ ऐसे विषय है शिक्षा के अंदर जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो सामायिक विषय होते हैं, वो विमर्श निर्माण के विषय होते हैं, जिसके कारण से जिस विमर्श को सही करने के लिए विद्या भारती कार्य कर रही है। जो अंग्रेजों ने, जो देश विरोधियों ने, जो अभारतीयों ने, जिन्होंने ऐसा मन गढ़ंत विषय को आगे बढ़ाया है, उसको काउंटर करना। तो कभी कोई छोटी गोष्ठी होगी, कभी कोई किसी के घर के अंदर 10-5 शिक्षाविदों को बुला लिया, धीरे 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 ऐसे समय पर और विद्यार्थियों के ध्यान में वो विषय आए, और धीरे धीरे करके इस तरह से हम इन विषयों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक कार्यकर्ता यदि इसी विमर्श निर्माण के लिए भारतीयता का विमर्श स्थापित करना, शिक्षा को उस पर प्रतिष्ठित करना, तो उसको कौन देखेगा, कैसे देखेंगे? मुझे लगता इसके ऊपर भी अपने को विचार करना होगा। ऐसा कुल मिलाकर कार्य विभाजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 10-12 ऐसे कार्य बन जाते हैं। अब छोटा सा काम है, अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पर आपस में बात कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर लें तो ये जो डिजिटल एजुकेशन है, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय के लिए
परंपरागत शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा को जोड़ना। अब प्रबंध समिति किस एज ग्रुप की है, किस सोच की है, क्या उस तकनीक के कितने कार्यकर्ता उसके जानकार हैं, तो कम से कम एक कार्यकर्ता तो ऐसा हो जो उस डिजिटल का तज्ञ हो, सारी चीजों को स्मार्टनेस कैसे लाएं, कार्यालय को स्मार्ट कैसे बनाएं, क्लासरूम को स्मार्ट कैसे बनाएं, और आज जो बालक है उसकी वो सारी स्किल्स कैसे वो विकसित हों। तो प्रबंध समिति का एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता इस डिजिटल समिति के अंदर हो और इस आधुनिक तकनीक के जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग है, उनका प्रयोग है, उस उपयोग और प्रयोग को सारे को कैसे चला सकते हैं, इस ढंग से अपने को विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो आधुनिक तकनीक को देखने के लिए, चाहे वो विद्यालयों में ईआरपी का सिस्टम है, चाहे वो एमएस का सिस्टम है, चाहे वो डेटा कलेक्शन है, चाहे वो डेटा एनालिसिस है, चाहे वो ई पेमेंट है, चाहे वो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड डिजिटल हैं, चाहे वो फिर हमारा जितना डाटा है वो सेफ एंड साउंड है, तो क्लाउड का स्टोरेज हमने ले रखा है। तो हमारे स्कूल का अपना क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर है, दुनिया भर के अंदर मोबाइल के अंदर एप्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कई एप्स काम कर रही हैं, उन एप्स की जानकारी, उस सारे सिस्टम की जानकारी क्या हमारे पास है? मुझे लगता है ऐसा एक कार्यकर्ता प्रबंध समिति को आज वर्तमान आवश्यकता है, या अगर नहीं है तो ऐसे कार्यकर्ता को प्रबंध समिति से जोड़ना, या प्रबंध समिति का एक कार्यकर्ता ऐसे विशेषज्ञों की सहायता से इस सिस्टम को अपने विद्यालयों में लागू करवाए, इस दृष्टि से एक जरूरत है। प्रबंध समिति के अंदर एक कार्यकर्ता ऐसा है जो ऑडिट करना जानता है। ऑडिट केवल पैसे का नहीं है, और प्रत्येक कार्य का ऑडिट करना, कैसे करना, तो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए, विद्यालय की क्या जरूरत है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, तो ऑडिट करने वाला यानी कि अकाउंटेबिलिटी करने वाला, जवाबदेही देने वाला ऐसा प्रबंध समिति में है। क्या वो 3 महीने में समीक्षा कर रहा है, 3 महीनों में आपकी जो आर्थिक बजट बना था उस बजट के हिसाब पर जो अकाउंट बनाया था उसकी क्या ट्रायल तैयार की है, ट्रायल बैलेंस तैयार है, तो उसको ऑडिट करने वाली टीम लग गया, क्योंकि जिसने योजना की है यदि वह ऑडिट करेगा, यदि वो सोचेगा कि मैं इसका एक किस्म का चेक कर रहा हूं, तो वो भ्रम होगा। जो लिखता है वो पैसे नहीं देता, जो पैसे देता है वो हिसाब नहीं बनाता, ये अलग अलग चाहिए। तो उसमें एक विद्यालय के लिए एक ऑडिट टीम स्थानीय आधार पर प्रांत करता होगा, एक अलग क्षेत्र करता होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रबंध समिति के नाते में प्रति मास हम उसका करते हैं, बैंक एंट्रियों को टैली करते हैं, इन सारी चीजों को देखने के लिए तो मुझे लगता है कि उसका एक ट्रायल करने के लिए भी ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत रहेगी। इसलिए ये भी प्रबंध समिति का कार्य है। एक काम हम जिसको बड़ा कभी कभी भूल जाते हैं वो है विमर्श का कार्य। यह है समस्या और समाधान। दुनिया भर की समस्याओं को सुनने वाला प्रबंध समिति में कौन है? केवल हम निर्देश देने वाले होंगे। आचार्य की समस्या है, कर्मचारी की समस्या है, एक कार्यकर्ता, क्योंकि हम जिस संगठन को बिलोंग करते हैं, जिस संगठन के आधार पर हम कार्य करते हैं, वह संगठन ही मानवीय आधार पर कार्य करने वाला है। तो ये जो मानवता के प्रति है, तो क्या प्रबंध समिति में एक कार्यकर्ता इस दृष्टि से काम में आएगा, क्या काम करेगा कि जैसे घर में मां के साथ बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति अपने मन की बात कर लेता है, अपने अंदर की बात को रख देता है, ऐसा क्या कार्यकर्ता हमारे बीच में कोई है? अगर ये होगा हमारे परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज संवेदनशील समाज के अंदर प्रबंध समिति हमारी वो भाव प्रकट करती है, वह सारा कार्य करती है। इस दृष्टि से उसको काम करना है। मुझे लगता फिर जब ये सारा काम हम करेंगे, सारी दृष्टि से हम करेंगे, तो दूसरा एक बात और हम जोड़ सकते हैं, वह है कि ये जो जितने भी हमारे समितियां उप समितियां बनेंगी,
लगभग मैंने 9-10 समितियां आपको गिना दी, और भी आप विचार कर सकते हो। उदाहरण के लिए इन 9-10 समितियों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? वो कार्य है अध्यक्ष का। जो प्रबंध समिति का अध्यक्ष है वो पिता समान व्यक्ति है। उसका भाव ऐसा चाहिए, सभी की बात को सुनकर निष्कर्ष रूप में रखना, और फिर वो अपनापन प्रकट करता हुआ उस अपनेपन के आधार पर प्रबंध समिति के कार्यों को देना सचिव का काम होगा। या जिसको, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हमारी रेड बुक जिसको बोलते हैं, लाल किताब है, उसमें छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो है हमारी कार्यवाही पंजिका। कितनी बैठकें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो उस बैठकों के लिए, इन सारे कामों को कोऑर्डिनेशन के लिए अकेला अध्यक्ष नहीं चाहिए, एक छोटी टोली चाहिए, वो भी एक अलग समिति है। उसमें 2-3 कार्यकर्ता चाहिए। वो 2-3 लोग हर विषय पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद अपनी प्रबंध समिति के अंदर उस विषय को ले जाएंगे। तो ऐसा जिसको हम टोली कहते हैं, तो टोली का कार्य फिर एजेंडा डिस्कस करना। अब बैठक से पहले, अब बैठकें नियमित हो, ये प्रबंध समिति का कार्य कौन करेगा? सचिव करेगा। तो सचिव जब करेंगे तो कितने दिन पहले उसको सूचना जानी चाहिए, एजेंडा लिखत जाना चाहिए, एजेंडे के अनुसार कार्रवाई चलनी चाहिए। और केवल प्रबंध समिति का एजेंडा ही ना चले, केवल विद्यालय का काम ना चले, प्रबंध समिति का काम एक विचार निर्माण करना भी है। वो विचार है विद्या भारती का विचार। तो विद्या भारती अपने कितने सर्कुलर भेजती है, क्या प्रबंध समिति में उनका अध्ययन होता है, उनको पढ़ा जाता है? अन्यथा क्या आते हैं, हमें तो पता नहीं है जी, वो तो उन्होंने कर लिया जी। ये जो अविश्वास पैदा होता है प्रबंध समिति के अंदर, ये बड़ी छोटी छोटी बातों के कारण से, तो इस तरह की रचना करना, तो वो एक टोली की स्थापना भी करना। सचिव, अध्यक्ष, प्रबंधक, या जो भी हमारी व्यवस्था होगी, किस किस डेजिग्नेशन के अंदर होंगे, वो जैसी व्यवस्था है, तो उन नियमों के अनुसार कितनी बैठकें होनी चाहिए, बजट पारित होना चाहिए, बजट की कॉपी प्रांत को जानी चाहिए, प्रत्येक प्रबंध समिति का निर्णय प्रांत में पहुंचना चाहिए, प्रांत को क्षेत्र को बताना चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र जब भी लेता है उसको अखिल भारतीय देना चाहिए। ये एक हमारा ही आपस में कार्य करने के तरीके हैं। इसके लिए भी अपने को प्रबंध समिति के अंदर इन बातों को जब कार्य विभाजन करते हैं तो किसके हिस्से ये कार्य आएगा। प्रबंध समिति का प्रबोधन और प्रशिक्षण, जो मैंने प्रशिक्षण की एक कार्यकर्ता की बात कही थी, क्या प्रबंध समिति का वर्ष में 2 दिन का, 1 दिन का, कभी अध्यक्ष प्रबंधकों का, कभी पूरी प्रबंध समिति का, ये प्रशिक्षण की योजना कौन करेगा? अभिभावकों का प्रशिक्षण है, आचार्यों का प्रशिक्षण है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, मॉनिटर का प्रशिक्षण है, अगर परिषद बनाई है उनके संयोजकों का प्रशिक्षण है। पूरा वर्ष भर चलने वाली ऐसी योजना को हम आगे ले जाएंगे, इस तरह से अपना कार्य करना। आखिरी विषय जो कार्यालय के साथ सीधा सीधा जुड़ा है या डॉक्यूमेंटेशन के साथ जुड़ा है, अभिलेख के साथ जुड़ा है, मुझे लगता है इसका भी समय समय पर मूल्यांकन करना प्रबंध समिति के किसी एक कार्यकर्ता की आवश्यकता रहती है। उदाहरण के लिए हमारे कार्यालय का काम चल कैसा रहा है, कार्यालय हमारा स्मार्ट कितना है, किसी पत्र का उत्तर कितने दिनों में चला जाता है, उस पत्र के अनुसार जो डिमांड की गई है, जो बात की गई, वो कितने दिनों के अंदर हो जाती है, उसका रिकॉर्ड सुरक्षित है, कौन कौन सा रिकॉर्ड सुरक्षित है, इनकम टैक्स की जानकारी किसके पास है, 12A की क्या है, ATG की स्थिति क्या है, फाइल रिटर्न करने के तरीके क्या हैं। आइए, जो छोटे छोटे अभिलेख हैं वो तो हो गया जो उपसमिति बनाई थी, लेकिन विद्यालय के अंदर और कार्यालय के अंदर ये रिकॉर्ड मेंटेन है। कार्यालय के अंदर भी कार्य विभाजन है और उस कार्य विभाजन की दृष्टि से हम उस कार्य को आगे तक कैसे ले जाते हैं, मुझे लगता है इसका भी ध्यान में रखना होगा। तो कार्यालय हमारा नियमों के अनुसार चले। पेरेंट्स कभी भी विद्यालय में आए,
मुझे लगता सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे लिए पेरेंट्स है। तो जब मैंने संस्कृति की और अध्यात्मता की बात की है, तो संस्कृति और अध्यात्मता के साथ जुड़ता हुआ है। अगर आते ही हमने उसको क्या पानी ऑफर किया, रिसेप्शन में ऐसी व्यवस्था है, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन उसको जल दिया, उसकी समस्या का समाधान उसी वक्त दे दिया या तय समय पर दे दिया, तो वो विद्यालय सही है, वो कार्य ठीक चल रहा है। और ऐसे विद्यालय के लिए जो हमारे प्रबंधक हैं, कोषाध्यक्ष हैं, प्रधानाचार्य के साथ मिलकर इसकी समीक्षा करना, पेरेंट टीचर एसोसिएशन है तो पीटीए की बैठकों को बरकरार रखना। बहुत सारे फैसले प्रबंध समिति है, लेकिन अगर प्रबंध समिति अपने फैसले को अभिभावकों के माध्यम से लाएगी तो बहुत सफल प्रबंध समिति होगी। माना आपने शुल्क बढ़ाना है, आपने 500 रुपया शुल्क बढ़ाना है, ये प्रपोजल पेरेंट्स देंगे, पेरेंट्स की 15-20 लोगों की एक समिति है वो देगी और प्रबंध समिति उसको फाइनल करेगी, तो कितना आनंददायक कार्य बनेगा। इस ढंग से संवाद प्रक्रिया को जारी रखना, ऐसा मुझे लगता अपने को जरूरत है। प्रबंध समिति का कार्य विभाजन, प्रबंध समिति के कार्य इस ढंग से हैं। मैंने कुछ मोटी मोटी बात आपके सामने रखी है और इसके अंदर आप इससे भी अच्छा करते होंगे, और आपके मन के अंदर ये सारी बात जब कभी आएगी तो इसके अंदर मुझे लगता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। जब रखेंगे तो एनईपी की क्रियान्वयन करना, ये प्रबंध समिति का रोल आएगा। कभी कभी लगता है कि प्रबंध समिति के अंदर वो लोग हैं जो अभी 19वीं शताब्दी के हैं, अध्यापक 20वीं शताब्दी का है, बच्चा 21वीं शताब्दी का है, तालमेल कैसे बैठे, ये भूमिका है प्रबंध समिति की। तो प्रबंध समिति की आयु कितनी है, ये भी अध्यक्ष का विचार करने की जरूरत रहती है। क्या प्रबंध समिति वृद्ध हो गई कि उसको युवा रखना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने 100 वर्ष युवापन में मना रहा है। तो हमारी प्रबंध समितियों की दृष्टि भी इस ढंग से हो, तो इसलिए मेरी दृष्टि इस ढंग से बने, ये भी प्रबंध समिति का रोल है। और मुझे लगता हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो मेरे स्थान पर अगला कौन, ऐसा विचार करने के लिए भी उसको तैयार करना। तो इसलिए भयमुक्त आनंदमय वातावरण, अनुभव आत्मक दृष्टि बनाना और गतिविधि आधारित सीखने की व्यवस्था के लिए उत्तम परिसर बनाना, और समय के अनुसार आखिरी बात कहकर मैं एक और बात जोड़ता हूं जो प्रबंध समिति का बहुत बड़ा दायित्व है। जब हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ होगा, जरा विचार करो उन प्रारंभिक लोगों ने क्या किया होगा, और आज हम उसी कार्य पर हैं। हमने उसका विस्तार कितना किया। माना मेरा विद्यालय एक शहर के अंदर है, उसके 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या इस विद्यालय के माध्यम से नया विद्यालय प्रारंभ हुआ? यदि नहीं हुआ तो उस प्रबंध समिति को भी विचार करना होगा कि मैं पूर्वजों की कमाई खा रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को कुछ और देकर जा रहा हूं। ये विस्तार की योजना स्थानीय आधार पर बनती है। जब कभी ये कार्य शुरू हुआ होगा तो स्थानीय व्यक्ति ने विचार किया, कोई प्रांत से नहीं आया था, ब्रज प्रांत से कोई चलकर नहीं आया था कि यहाँ विद्यालय शुरू कर दो। जरा उस भावना को विचार करें। तो विस्तार की दृष्टि से विद्या भारती अपना अमृत महोत्सव मना रही है और 75 वर्ष पूरे 2027 में कर रही है। इस दृष्टि से भी हम एक शिशु वाटिका नई शुरू करेंगे, हम एक विद्यालय नया शुरू करेंगे। तीसरी बात, प्रबंध समिति का जो बहुत बड़ा दायित्व है, जिस स्थिति और परिस्थिति में हम आज हैं, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पिछड़ गए, पिछड़े को आगे कौन लाएगा? इसलिए हमारा प्रत्येक विद्यालय सक्षम हो, प्रभावी हो, और वो सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए उस विद्यालय के अंतर्गत जो कमजोर विद्यालय है उसकी व्यवस्था भी उस विद्यालय को करनी होगी जो अपने आप को सक्षम मानता है। तो हम शिक्षा के पूरक बनते हैं। यदि हम एक स्थान पर खड़े बैठकर काम करते हैं तो मुझे लगता, हमारा कोई आवासीय विद्यालय है तो उसने कितने नए विद्यालय चला दिए। मेरा कोई सीनियर सेकेंडरी 2000 बच्चों का विद्यालय है तो क्या मैंने 2 विद्यालय और चलाए हैं।
इस तरह से एक विस्तार योजना और गुणवत्ता योजना दोनों को बराबर रखते हुए, तो जो ग्रामीण विद्यालय होंगे, क्योंकि तीनों समितियां हमारे इस कार्यक्रम में हैं, तो तीनों समितियों का पूर्व कैसे बनना है और उस ढंग से भी विचार करने की जरूरत है। और धन इतना तो चाहिए, इतना हमारे प्रत्येक प्रबंध समिति में कोष चाहिए। हमने विद्या भारती के अंदर का पिछली माउंट आबू की बैठक में विषय रखा, अगर 100 करोड़ रुपए का कोष विद्या भारती के पास नहीं है तो आने वाले भविष्य का सामना कैसे करेंगे। आने वाले इन्फ्लेशन होगी, आने वाले समय में जो लोगों का रहने का स्तर होगा, जो काम करने के तरीके होंगे, उनको कौन जुटाएगा। ये आज के लोगों को विचार करना होगा। इसी पैटर्न पर प्रत्येक प्रबंध समिति को भी अपने प्रांत के साथ मिलकर इन सारी बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी बात जितना मुझे समझ आई आपके सामने रखी। आपके मन में प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न रख सकते हैं, या आपको इससे भी बढ़िया करते हैं तो एक दूसरे को अनुभव साझा करने के लिए बता सकते हैं, या जैसे अजय जी चाहेंगे उस ढंग से कार्रवाई चलाएं। मैंने अपनी बात जितनी समझ आई, जितनी मुझे करनी थी, मैंने करने की कोशिश की। इन शब्दों के पीछे ना जाते हुए भावों को और इस विचार को, विद्या भारती के संदेश को हम अपने अपने प्रबंध समितियों में एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में विद्या भारती को प्रतिष्ठित करेंगे। इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद भाई साहब। शशांक जी, बहुत शशांक जी, मैं हूँ जी। हाँ भैया, जिज्ञासाएं कुछ हो तो भाई साहब के सामने रखवा हाँ, दीजिए जरा। मैं वही बात कर रहा हूँ। 2-3 बस। आग्रह है भाई साहब का, जैसा आग्रह हुआ अपने अखिल भारतीय महामंत्री जी का, तो जिसका कोई विषय है तो अनम्यूट करके और स्पष्ट प्रश्न करेंगे। एक दो लोग जिज्ञासा बात करें। जिज्ञासा हाँ हाँ, वही। आपके मन की कोई जिज्ञासा तो अपना नाम और जो दायित्व है वो और स्थान। ठंड है, सब लोग करना है। ठंड छोटू महावर दे जाएगी बेटा, महावर रख दो, हटा के वहां से अलमारी में रख दो, ध्यान नहीं दिया। ये जिनका माइक माइक प्रखर जी एक बार म्यूट कर दीजिएगा, जिनको ऑन करने होंगे वो कर लेंगे। हम अपना माइक अनम्यूट करके अपना जिज्ञासा आदरणीय अखिल भारतीय महामंत्री जी के समक्ष रखेंगे, उनके अनुभव का हम लोग लाभ ले पाएंगे। शशांक जी, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर हाँ, नहीं सीनियर नहीं, जो ये आएंगी तब जोड़ेंगे। भाई साहब ने बड़े सरल और उदाहरण देकर बातें रखी है ना, तो जिज्ञासाएं एकदम ना बने तो ये प्रशिक्षण विभाग को भेज सकते हैं, अगर ना हो। मैं वही हाँ, हमारे जितने भी प्रधानाचार्य जी हैं, प्रधानाचार्य से मेरा आग्रह है अपने मैनेजमेंट के थ्रू उनकी जिज्ञासा अगर कोई है या उनके मन में कोई प्रश्न है तो प्रिंसिपल्स के थ्रू ये सारी बातें आ जाएंगी, आदरणीय महामंत्री जी को वो प्रेषित की जाएंगी, और वहां से जो समाधान आएगा वो हम सबके बीच में प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इस बीच में अपने मध्य में अपने क्षेत्र के संगठन जी, माननीय संगठन मंत्री जी हैं डोमेश्वर साहू जी भाई साहब, मैं आग्रह करूंगा कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। आदरणीय श्री डोमेश्वर साहू जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, मैं आग्रह करता हूँ माइक अनम्यूट करके। आवाज जा रही है शशांक जी? जी जी भाई साहब, आ रही है आ रही है जी। ये सभी को नमस्कार।
हमारे बीच में विद्या भारती के महामंत्री देशराज जी और प्रांत के सभी पदाधिकारी और प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, मुझे लगता है कि इतना सारा विषय विस्तार से जिस प्रकार से देशराज जी ने रखा है, तो और अतिरिक्त कुछ रखने की आवश्यकता तो मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ। प्रांत वालों से एक अपेक्षा ये है कि शायद रिकॉर्डिंग की होगी यदि, तो एक स्क्रिप्ट तैयार करके जो उसमें बातें हैं, कुछ पूरी बातें तो नहीं आई होंगी उसमें, तो भी एक बार देशराज जी से और लेकर के और उनको एक तो एक प्रकार से जैसे बैठक की कार्रवाई होती है, ऐसे पूरे प्रांत के सभी विद्यालयों को भेजना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये सब एक उद्बोधन के माध्यम से समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अच्छा ये होगा कि हम अपने जिले जिले के अनुसार या फिर प्रांत में 2-3 स्थानों पर और एक कार्यशाला लगा करके इसमें अध्यक्ष रहे और प्रबंधक रहे, कोषाध्यक्ष रहे, प्रधानाचार्य रहे और जो भी ऐसे वहाँ कोई सक्रिय हो समिति में, ऐसे लोगों की एक कार्यशाला की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बल्कि शिकायतें भी इन्हीं सब विषयों की आती है जिसकी चर्चा की गई है। अपने हिसाब से खर्चा करना, समिति को पूछना नहीं, या समिति के बीच में एक फॉर्मेलिटी करना, और लिखा पढ़ी में भी है हमारी कहीं ना कहीं जो कमी रहती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी कार्यशाला होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो विजन की बात आई थी कि प्रत्येक विद्यालय के अपने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए, मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो कि विद्या भारती हमारे सारे जो विद्यालय हैं, ये विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलता है। तो विद्या भारती की जो दिशा निर्देश है, या ये हम ये कह सकते हैं कि जब विद्या भारती अखिल भारतीय स्वरूप हुआ, उसके बाद जो चिंतन बैठकें हुई है, तो पहले चिंतन बैठक तो 1989 में हुई जोधपुर में, फिर 2005 में पालघाट में हुई, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में हुई, अभी दिसंबर 2023 में बिलासपुर में हुई। तो ये जो चिंतन बैठक के जो बिंदु आए हुए हैं, इसका जो क्रियान्वयन करने के लिए अभी मैं चूंकि ब्रज प्रांत के प्रवास से ही आज ही मैं पहुंचा हूँ गाजियाबाद, तो ऐसा विषय ध्यान में आया। इसके पहले भी अभी एक और बैठक हुई थी कासगंज में, वहां पर भी कुछ प्रधानाचार्य थे, उनसे भी पूछताछ हुई, और यहाँ जितने बैठकें हुई उसमें विषय ध्यान में आया कि प्रबंध समिति को इसकी जानकारी ही नहीं है कि विद्या भारती के प्रबंध समिति और प्रधानाचार्यों को भी शायद वो पुस्तक देखने को ही नहीं मिली, इसलिए कुछ लोगों को पुस्तक दिखाया गया। और ये जो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम अपना जो भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसका जो आधार होगा हमारे विद्या भारती के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जो चिंतन बैठकें हुई है, और उस चिंतन बैठकों के जो बिंदु निकले हुए हैं, उसको आधार लेकर के, उसको सम्मिलित करके उसका क्रियान्वयन हम कैसे कर सकेंगे, क्योंकि करना तो विद्यालय स्तर पर ही है। चिंतन बैठकें हुई है, उसमें भी कई प्रधानाचार्य, कुछ प्रबंधक और ऐसे क्षेत्र में इसकी पहले और बैठक हुई है, उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर हुई है, फिर अखिल भारतीय के बाद फिर उसके जो बिंदु निकल करके अखिल भारतीय, फिर क्षेत्र में, फिर प्रांत में, ऐसा हुआ है। तो प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में तो मुझे लगता है बैठक हो गई है, लेकिन विद्यालय स्तर पर इसका जब क्रियान्वयन करना है, तो विद्यालय के प्रबंध समिति एवं वहाँ के प्रधानाचार्य और आचार्य ये मिल करके उसमें जो भी आए हुए विषय हैं, जैसे हमारे लक्ष्य के विषय को लेकर के है, अभी जो विषय आ रहा था छात्राओं के गुणवत्ता विकास के दृष्टि से, तो छात्र छात्राओं का, आचार्यों का, प्रबंध समिति का, पूर्व छात्रों का, विद्युत परिषद, शोध, यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में जो छात्रावास चलते हैं उनके विकास, ऐसे सबके लिए विषय उसमें दिए हुए हैं।
तो उसका अध्ययन करना और हम अपने विद्यालय में किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा जो आगे जब भी चिंतन बैठक होगी, जैसे विदेश राज जी ने भी कहा था कि भाई हम आगे के 10 वर्षों को ध्यान में रख करके किस प्रकार से और देश में परिवर्तन होने वाला है, इन विषयों को लेकर के हमारे समिति के लोग विचार करें। तो ऐसे ही ये चिंतन बिंदु के जो विषय हैं, इस विषय को लेकर के अपने विद्यालय का हम किस प्रकार से एक विजन रख सकते हैं, वो जो विद्या भारती के अनुरूप हो। तो ये सब आप सब लोग करें, ऐसी मेरी एक अपेक्षा है। और बाकी देशराज जी ने जो विषय रखा है, वो जो करनी कार्य है, उसको निश्चित रूप से कार्यशाला के माध्यम से करके हम उसको पूरा करें, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। सभी को नमस्कार। आदरणीय क्षेत्र संगठन मंत्री जी हमारे मध्य में अपना उन्होंने योजना और उद्देश्य अपनी अपेक्षाएं रखी है। आगे के सारे कार्य पर हम लोगों का प्रशिक्षण विभाग और प्रांत की समितियां उस पर क्रियान्वयन पर जुटेंगी। मैं आग्रह करूंगा, अपने मध्य में भारतीय शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश के सह मंत्री डॉक्टर सुबोध रावत जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, इस प्रबोधन सत्र का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, चूंकि हमारे प्रत्येक समिति के और विद्यालय की समितियों के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष बंधु, प्रबंधक महोदय, सह प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुबोध जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो सुबोध जी नहीं है, डॉक्टर सुधीर जी, सॉरी डॉक्टर सुधीर रावत जी, क्षमा करें, डॉक्टर सुधीर रावत जी से डिग्री कॉलेज में। मैं क्षमा चाहता हूं, नाम बोलने में कहीं गड़बड़ हुआ। श्री डॉक्टर सुधीर रावत जी से मैं आग्रह करता हूं, अपने सह मंत्री जी, कि वो इसका औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद शशांक जी। इस जो आत्मसात करने वाली जो कार्यशाला है वर्चुअल, प्रबंधन से अपेक्षा, दायित्व विभाजन एवं बोध, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, हमें आज पाठ्य प्राप्त हुआ है माननीय देशराज शर्मा जी का, महामंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली। उनके अनुभव और उन्होंने मेंटर के रूप में जो हमारी तीनों समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और प्रधानाचार्य जो एक्सट्रैक्ट दिया है उन्होंने यहाँ पे, यानी अपने जो अनुभव का और जीवन का जो निचोड़ यहाँ बताया है, वो अनुकरणीय है और उससे हमें हमारे संस्थानों को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आदरणीय श्री डोमेश्वर जी साहू जी ने हमें जो निर्देश दिए हैं, हम उनका अपने माध्यम से अक्षर से सांगोपांग पालन कराने का संकल्प लेते हैं। और हमारे जो माननीय हरिशंकर जी भाई साहब संगठन मंत्री जी हैं विद्या भारती ब्रज प्रदेश, निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देश में हम ब्रज प्रांत के सभी और विद्यालय प्रबंधक, अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और प्रधानाचार्य जो भी करने की चीजें हैं, इनमें जो अनुभव बताया गया है, और जैसा कि माननीय देशराज जी भाई साहब ने बताया कि कुछ बहुत अच्छा करते होंगे जो यहाँ डिफाइन नहीं किया जा रहा है, उनको भी, उनसे हम लोग प्रेरणा लें। और यहाँ एक निवेदन ये है कि जैसा कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि वर्कशॉप्स कराए जाए जलाशय, तो इस पे हम यहाँ से ये निर्देश अपने डायरी में नोट कर लेंगे। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो हमारे शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमुख हैं, ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ चौथा सत्र है और इससे हमें काफी देखने को मिल रहा है। इतने अमूल्य समय में से, इतने व्यस्त समय से हमको आदरणीय देशराज जी भाई साहब ने समय दिया है, हम उनके हृदय से आभारी हैं।
सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, विद्या भारती के कर्मठ कार्यकर्ता और विद्या भारती के जो शैक्षिक कर्मयोगी हैं, उन सब का इस माध्यम से मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए श्री शशांक तिवारी जी, जिन्होंने डिजिटली हम सबको यहाँ बांध के रखा है। मेरा भी एक इसमें एक पंच लाइन है कि वित्त में चित्त देखा जाता है, चित्त को ठीक रखें, वित्त स्वयं ठीक हो जाएगा। और उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके डिजाइनिंग, हमारे जो आर्किटेक्ट, अगर वित्त के आर्किटेक्ट मैं उनको कहूँ तो कोई मतलब बड़ा शब्द नहीं है, दीपक, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। हृदय से हम सभी जितने भी इसमें, लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 100 से अधिक इसमें जुड़े हुए लोग हैं। तो जितना मुझे आता है, क्योंकि अभी जैसा संगठन मंत्री जी ने कहा कि मैं राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं भी वित्त से नित्य प्रति गुजरता हूँ और चित्त संपूर्ण चीजों का दर्पण है। तो इसके साथ धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय सभी का कीमती है और ये भी अपने आप में एक वित्त है। धन्यवाद। जय मां भारती। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर सुधीर रावत जी, अपने सहमंत्री ब्रजपुराण। आप सभी कम समय के सेशन में अपना महत्वपूर्ण समय को निकाल कर बैठे हैं, आपका बहुत आभार है। और हम कल्याण मंत्र अपने स्थान से करेंगे। शेष लोग माइक म्यूट रखिएगा, मैं बोलता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।